एयर कूल्ड कंडेंसर या हवा से ठंडे होने वाला कंडेंसर जो है उसकी 6 अक़साम हैं। पहली स्पार्क प्लग कंडेंसर, दूसरी स्पार्क का फिंच टाइप कंडेंसर जो हमने पढ़ ली हैं, देख ली हैं। अब तीसरी जो है वो फ्लैट कॉइल कंडेंसर है। तो फ्लैट कॉइल कंडेंसर जो है आप ज़रा देखें, इसकी शक्ल इस तरीके से भी है, उसको फ्लैट कॉइल कहेंगे। जो इस तरीके से होगा, ऐसे भी होगा, उसको फ्लैट कॉइल कहेंगे। बेशक वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, इन बोथ कंडीशन हम उसे फ्लैट कॉइल कंडेंसर कहेंगे। तो फ्लैट कॉइल कंडेंसर जो है, इसकी डिस्चार्ज लाइन मैंने इधर शो की है। तो डिस्चार्ज लाइन में उसी तरीके से वेपर जा रहे हैं, हाई प्रेशर वेपर जा रहे हैं, और जैसे जैसे फासला तय करते जाएंगे वेपर जो हैं उनका टेम्परेचर कम होता जाएगा। रेफ्रिजरेंट अपनी हीट आम हवा में खारिज करती जाएगी, और जब ये कंडेंसर का आखिरी हिस्सा आएगा तो वहाँ पर आप देखें कि वेपर्स कम होते जा रहे हैं और लिक्विड बढ़ता जा रहा है, और एंड में आकर प्योर लिक्विड हो जाएगा। इसे हम लिक्विड लाइन कहेंगे। इसके आखिर में क्या लगाया जाएगा? ड्रायर लगाया जाएगा, डिहाइड्रेटर या ड्रायर, फिल्टर भी कह देते हैं इसे। तो बाहर तो इस तरीके से ये इसकी शक्ल होगी, फ्लैट कॉइल कंडेंसर। और अगर इसी के ऊपर तारें लगा दी जाएं या पत्रियां लगा दी जाएं तो इससे हम फ्लैट कॉइल फिंच टाइप कह देंगे। फ्लैट कॉइल फिंच टाइप। इस तरीके से ये कंडेंसर जो है फ्लैट कॉइल फिंच टाइप जो है, ये फ्लैट कॉइल की निस्बत बहुत बेहतर काम करेगा, क्योंकि तारें लगने से इसकी जो कारकर्दगी जो है बेहतर हो जाएगी। अगर चादर लगाई जाए, चादर की पीस लगाई जाए, पत्रियां लगाई जाएं तो कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाएगी। इस तरीके से एक फ्लैट कॉइल कंडेंसर जो है वो इतना बेहतर काम नहीं करेगा जितना फ्लैट कॉइल फिंच टाइप तारों वाला काम करेगा। लेकिन तारों की जगह पर पत्रियां लगा दी जाएं, उससे फिंच टाइप में और बेहतर काम करेगा। तो फ्लैट कॉइल फिंच टाइप पत्रियों वाला कंडेंसर जो है, इसका इस्तेमाल बहुत सारे ममालिक के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उन्होंने किया है, और ये बहुत बेहतर काम करता है, रिजल्ट बड़ा अच्छा है इसका। अगर हम इसको प्लेट टाइप कह देते हैं कि प्लेट टाइप है, तो प्लेट टाइप में आप ये देखें, इस तरीके से हमने प्लेट जो है इसका तरह फिट की है। ये हमने प्लेट फिट कर दी है। तो प्लेट फिट करने से ये होगा कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो सरफेस एरिया जो है बढ़ने से ये प्लेट टाइप बन गया। प्लेट टाइप। प्लेट टाइप कंडेंसर हो गया। तो प्लेट टाइप कंडेंसर जो है, इट विल बी बेटर देन फ्लैट कॉइल। तो ये जो प्लेट है, चादर जो है, ये चादर नरम लोहे की होती है, उसके ऊपर जो है फिट कर दिया जाता है। तो ये कुदरती हवा से ठंडे होने वाले हैं, पंखा नहीं लगाया गया अभी तक, बगैर पंखे के मैं बता रहा हूँ। इनमें स्पाइरल कॉइल सबसे कम हीट खारिज करने वाला है, स्पाइरल का फिंच टाइप उससे बेहतर है, फ्लैट कॉइल जो है वो उसके बराबर ही है, तकरीबन उससे बेहतर है। फ्लैट कॉइल फिंच टाइप अगर पत्रियां लगा दी जाएं, तारें लगा दी जाएं, उससे बेहतर है। अगर पत्रियां लगा दी जाएं और बेहतर है। लेकिन अगर चादर की प्लेट लगी होगी तो ये बेस्ट ऑफ ऑल सबसे बेहतर होगा। तो इसलिए प्लेट टाइप कंडेंसर जो है ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब बहुत सारी कंपनी ने ऐसा भी किया है कि कंडेंसर जो है, यानी उसकी ट्यूबों को बॉडी में डाल दिया है, उससे हम बॉडी कंडेंसर कह देते हैं। वो भी प्लेट एंड ट्यूब टाइप होता है। तो बॉडी को हवा लगती जाएगी तो पूरी जिस्म जो है उसकी हीट खारिज करेगा।
तो आपको कंडेंसर नज़र नहीं आएगा। उसको फ्लैशबैक भी कह देते हैं। अब उसमें ये कारोबारी बात भी है कि एक मुल्क जो है रेफ्रिजरेटर्स बनाता है, वो पीछे अगर कंडेंसर लगाएगा तकरीबन जो है 3-4 इंच जगह जो है वो और बढ़ जाएगी, उसकी डायमेंशन बढ़ जाएगी और उसके डैमेज होने का खतरा है। वो क्या उन्होंने क्या किया कि बॉडी में डाल दिया, डायमेंशन कम हो गई, कंडेंसर सेफ हो गया। तो उन्होंने जो शिपमेंट भेजनी है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजना है माल, तो वो ज़्यादा रेफ्रिजरेटर भेज सकेंगे, उनका किराया बच जाएगा, सेफ ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने इसको किया है कि बॉडी में डाल दिया है। तो इस लिहाज से जब फ्रिज चल रही होगी तो जिसके जिस्म को हाथ लगाएंगे तो जिस्म गर्म होगा। कुछ लोग परेशान हो गए इसका जिस्म गर्म क्यों है। वो जो कंडेंसर पीछे की तरफ लगा हुआ होता है, जो ट्यूबें पीछे की तरफ नज़र आती हैं वो नज़र नहीं आएंगी, वो बॉडी में चलेगी। तो इस लिहाज से बॉडी कंडेंसर जो है वो भी प्लेट एंड ट्यूब टाइप होता है। बहुत सारी कंपनी ने ऐसा किया है कि कंडेंसर का कुछ काफ़ी हिस्सा बाहर डाला है, फिर उसी कंडेंसर को कुछ हिस्सा बॉडी में ले गए हैं, कुछ हिस्सा नीचे की तरफ लगा दिया है। यानी फ़र्ज़ करें एक कंडेंसर की लंबाई जो है, टोटल लंबाई जो है वो 65 फीट है, उसमें 40 फीट जो है वो पीछे लगा दिया, उसमें 15 फुट जो है वो बॉडी में डाल दिया, 20 फुट नीचे की तरफ डाल दिया, तो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इस तरीके से जो है जो प्लेट टाइप कंडेंसर है ये बहुत बेहतर है। तो अगर किसी कंडेंसर जो है उसकी कार की और बेहतर बनाना है तो उसी के साथ चादर का एक और पीस लगा दें तो वो और ज़्यादा हीट खारिज करेगा, उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर है, लेकिन एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा लगाना मुश्किल हो जाता है। रेफ्रिजरेटर का साइज़ को देखने के मुताबिक जो है ये सिलसिला चलता है। बाहर तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे पास जो कंडेंसर है ये प्लेट टाइप कंडेंसर आ गया। अब हमने कितनी किस्में पढ़ी हैं, स्पायरल कॉइल, स्पायरल पर फिंच टाइप, फ्लैट कॉइल और प्लेट टाइप। अब तो इस तरीके से हमारे पास अब जो कंडेंसर है वो फ्लैट कॉइल है और फिंच टाइप है। तो फ्लैट कॉइल फिंच टाइप कंडेंसर जो है ये दूसरे कंडेंसर की निस्बत जो है वो ज़्यादा हीट खारिज करेगा। कौन सा पहले बनाया था हमने, फ्लैट कॉइल। तो फ्लैट कॉइल जो है उसमें फिंच नहीं थी, इसलिए सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो अब जो सरफेस एरिया बढ़ने से ये जो तारें लगाई गई हैं, तारें जो हैं ये इसकी हीट खारिज करने में मददगार साबित होती हैं। अगर तारों की जगह पत्रियां लगा दी जाएं तो बहुत ही बेहतर है। इस तरीके से ऐसे कंडेंसर जो है जो फ्लैट कॉइल फिंच टाइप पत्रियों वाले हैं वो बहुत ही कामयाब हैं, बहुत बेहतर हैं। उससे सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है, हीट काफ़ी एग्जॉस्ट होती है। जितनी ज़्यादा हीट एग्जॉस्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा ठंडक हमल होगा, उतना ही वेपर हीट ज़्यादा जज़ब करेगा। ये ख़ास बात है इसके अंदर। इसलिए कोई भी कंडेंसर है उसमें जितनी भी पत्रियाँ लगी होंगी और वो अगर चादर की लगाई गई हैं तो बहुत ही बेहतर है। इसी तरीके से अगर हम इसके साथ पंखा लगा देते हैं तो ये फ्लैट कॉइल फिंच टाइप फोर्स कनेक्शन कंडेंसर बन जाता है। कि अब ये कंडेंसर जो है ये तमाम कंडेंसरों से बेहतर है, बेस्ट ऑफ ऑल है। कि फ्लैट कॉइल ये हो गया, फिंच टाइप पत्रियाँ लग गई, फोर्स कनेक्शन पंखे की वजह से। कनेक्शन का अमल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। आप ये देखें कि डी फ्रीज़र जो है इसमें मोस्टली डी फ्रीज़र ऐसे हैं जिनके नीचे की तरफ कंडेंसर लगा हुआ है, वो फ्लैट कॉइल और फिंच टाइप है। कुछ कंपनी ने फिंच नहीं लगाई हुई, सिर्फ पंखा साथ लगा दिया है, वो भी काम करता है,
लेकिन फिन्स के साथ लगाया जाए, फ्लैट कॉइल भी हो, फिन्स भी लगी हो और पंखा भी लगा हो, ये बहुत ही बेहतर है। जो डीप फ्रीज़र हैं उनमें 95% डीप फ्रीज़र ऐसे हैं जिनके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है। डिस्प्ले कैबिनेट्स हैं, विजी कूलर जिन्हें हम कह देते हैं, बड़ी बड़ी जो सुपरमार्केट होती हैं, उन तमाम के अंदर यही कंडेंसर जो है फोर्स कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ये दो तरीके हैं, या वो छत पे लगा होगा, कंप्रेसर और कंडेंसर ऊपर लगे होंगे, या उसकी बेस में लगे होते हैं। ये कंपनी पर डिपेंड करता है उन्हें कहाँ लगाना है। इसके अलावा बड़े इलेक्ट्रिक वाटर कूलर हैं, उनके अंदर भी यही जो है कंडेंसर जो है इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा जो स्प्लिट टाइप एयर कंडीशन है पूरी दुनिया में, उन तमाम में भी यही कंडेंसर इस्तेमाल होगा। आउटडोर के अंदर फोर्स कनेक्शन कंडेंसर इस्तेमाल होगा। तो पंखे का चलना और पूरी स्पीड पे चलना वो बहुत बेहतर है, बहुत सही है, तभी वो उसने सही काम करना है। इसी तरीके से पैकेट टाइप एडमिशन है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल है। फोर्स कनेक्शन कंडेंसर जो है वो लगा होगा। तो ये दुनिया में मकबूल तरीन ये कंडेंसर है। तो इस तरीके से यानी एक निश्चित सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी कुछ रेफ्रिजरेटर्स भी ऐसी हैं जो बड़ी रेफ्रिजरेटर के नीचे की तरफ ये कंडेंसर लगाया गया है। रेफ्रिजरेटर्स में भी लग चलता है। इसके अलावा डीप फ्रीजर में भी इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाटर कूलर में भी इसका इस्तेमाल है। विंडो एयर कंडीशनर में भी है। स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर के अंदर भी है। इन्वर्टर के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। फ्लोरेसेंट अलमारी उसका आउटडोर के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। दुनिया की जितनी कारें हैं तमाम जो है वो फ्लैट कॉइल फिन्स टाइप फोर्स कनेक्शन कंडेंसर है। शेप में थोड़ा फ़र्क है, उसकी ट्यूबें चपटी होती हैं। बाहर तो काम कारकर्दगी के लिहाज से बहुत बेहतर है। जितनी फ्लाइंग कोचेज़ हैं उनके कंडेंसर हैं, जितनी बसें हैं उनके कंडेंसर हैं। तो बाहर तो ये बहुत ज़्यादा ये कंडेंसर मकबूल है। और इसमें फ़ैन जो है उसकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। सिंगल फेस में फ़ैन बाद जो है उनका कैपेसिटर वीक हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तब इसकी कारकर्दगी में फ़र्क पड़ जाता है। या उसकी वाइंडिंग क्रॉस हो गई, फ़ैन बहुत स्पीड हो गया, कंडेंसर बहुत गर्म हो जाएगा, कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। कि कंडेंसर जो है उसकी 4 बड़ी अक़साम हैं। हवा से ठंडे होने वाले कंडेंसर, पानी से ठंडे होने वाले कंडेंसर, हवा और पानी से ठंडे होने वाले कंडेंसर, और पंखे वाली हवा और पानी से ठंडे होने वाले कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर, कम्बिनेशन कंडेंसर और इवेपोरेटिव कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर की 6 अक़साम मैंने आपको बताई थी। स्पाइरल कॉइल, इस तरीके से राउंड शक्ल मैंने बना के दिखाई थी आपको, जिसका इस्तेमाल तकरीबन दुनिया में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कुछ लोग अभी उसको यूज़ बना कर लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पर स्पाइरल कॉइल फिन्स टाइप, वो उसकी निस्बत बेहतर है कि उसमें फिन्स लगा दी गई हैं, तारों के टुकड़े लगा दिए गए हैं, या पत्रियाँ लगा दी गई हैं। अगर तारे के टुकड़े लगाएंगे तो वो आम कंडेंसर से बेहतर काम करेगा। अगर उसके साथ पत्रियाँ लगा देंगे, स्ट्रिप्स लगा देंगे, तो उसकी कारकर्दगी और बेहतर हो जाएगी। इस तरीके से मामला जो है बहुत बेहतर हो जाएगा वो पत्रियाँ लगाने से। तीसरे नंबर पर जो है फ्लैट कॉइल है। फ्लैट कॉइल का इस्तेमाल भी दुनिया में अब भी हो रहा है। तो वो जो है उसकी निस्बत बेहतर है। तो उसमें यूके की कंपनी है लेक कंपनी, उसने भी इस्तेमाल किया है। जापान वाले भी कई जगह उन्होंने इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान वालों ने भी कई जगह इस्तेमाल किया है। तो बाहर तो उसका हर टेक्नीशियन जो है, हर इंजीनियर जो है, अपना एक ज़हन होता है, उसकी सोच होती है। अब डीप फ्रीज़र में कई कंपनियों ने इस्तेमाल किया उसको और साथ पंखा लगा दिया। तो इस तरीके से वो उनका मकसद सिर्फ ये था कि ये जल्दी गंदा ना हो जाए, फिन्स की वजह से जल्दी गंदा हो जाएगा। लेकिन मैं इस नज़रिए के इख्तलाफ करता हूँ। वो ये है कि फिन्स लाजमी होनी चाहिए। फिन्स से सरफेस एरिया बढ़ता है
और कारकर्दगी बेहतर होती है। बगैर फिंस के बेयर कंडेंसर जो है वो इतना बेहतर नहीं होगा, इतनी ज़्यादा हीट एग्जॉस्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो है यानी 4 कंडेंसर हो गए। नंबर 1 स्पाइरल कॉइल, नंबर 2 स्पाइरल कॉइल फिंस टाइप, नंबर 3 फ्लैट कॉइल, नंबर 4 फ्लैट कॉइल फिंस टाइप। अब फ्लैट कॉइल फिंस टाइप के अंदर फिर 2 कंडेंसर बन जाते हैं। एक तो सिर्फ तारों वाला है और दूसरा जो है वो पतरियों वाला है। चादर की पतरियां जो हैं, नरम लोहे की चादर की पतरियां काट कर जो है वो लगाई गई हैं। और उससे भी बेहतर जो है एल्युमिनियम की जो है पतरियां जो है लगाई गई हैं। तो एल्युमिनियम की पतरी के साथ अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतर है। अब इसमें भी अगर लोहे का कंडेंसर है, लोहे की पतरी हैं, वो भी काम करता है। लेकिन अगर कॉपर की ट्यूबें हैं और एल्युमिनियम की पतरी हैं, स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, फिन्स लगी हुई हैं, तो सबसे बेहतर है। तो ये वो हैं जो कुदरती हवा से ठंडे होने वाले हैं। तो डिपेंड करता है, अगर हवा गर्म है तो कम हरारत खारिज होगी, हवा ठंडी है तो ज़्यादा खारिज होगी, तो ज़्यादा हीट खारिज होगी। तो अगर वो यानी ऐसी जगह पड़ा हुआ है, किचन में पड़ा हुआ है, कोई रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर हुआ है, वो इतना बेहतर काम नहीं करेगा जितना खुले कमरे में करेगा। अगर उसी रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीजर को बरामदे वगैरह घर में बरामदा है, वहाँ रखेंगे तो और ज़्यादा हीट खारिज होगी। उसके अलावा अगर ठंडी हवा चल रही है तो कंडेंसर ज़्यादा हीट खारिज करेगा, गर्म हवा चल रही है तो कम हीट खारिज करेगा। अब इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इसके साथ हम पंखा लगाते हैं। तो हर वो कंडेंसर जिसके साथ पंखा लगा होगा उसे हम फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर कहेंगे। फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर। अब मैंने यहाँ पर एक शक्ल सी बनाई है, साथ जो है ना पंखा लगा दिया है। तो ये पंखे की वजह से इसकी कारकर्दगी जो है वह 9 से लेकर 11 गुना तक बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पंखे का कितना अहम किरदार है। अब बहुत सारी रेफ्रिजरेटर ऐसी हैं, बड़ी रेफ्रिजरेटर हैं, उनका कंडेंसर नीचे की तरफ लगाया हुआ है, साथ पंखा लगाया हुआ है, जिससे कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाती है। डीप फ्रीजर जो हैं वो 96-7% डीप फ्रीजर ऐसे हैं जिनके नीचे की तरफ कंडेंसर है और साथ पंखा लगा हुआ है। तो वो फ्लैट कॉइल फिंस टाइप फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर है। तो बहुत ही बेहतर काम करने वाला कंडेंसर है कि फ्लैट कॉइल है तो रेफ्रिजरेंट जो है एक सिरे से दूसरे तरफ जाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी, ज़्यादा हीट खारिज होगी, पतरी उनकी मदद करेंगी, स्ट्रिप्स उनकी मदद करेंगी। तो इस तरीके से वो उनकी मदद करने से हीट ज़्यादा खारिज होगी। और जब पंखा लग जाएगा तो कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट खारिज होगी। जब कंडेंसर बहुत ज़्यादा हीट खारिज करेगा तो वेपर उसी हिसाब से हीट ज़्यादा जज़ब करेगा। तो इस लिहाज से काम बहुत बेहतर हो जाएगा। अब जो है फ्लैट कॉइल फिंस टाइप, अब फ्लैट कॉइल जो है वो इस तरीके से बेंड बने हुए हैं और ऊपर फिन्स लगी हुई हैं। फिन्स कौन सी? एल्युमिनियम की हैं। अब ये डिपेंड करता है कि फिन्स ज़्यादा लगानी है या कम लगानी है, तो किस मौके पर ज़्यादा लगानी है, कहाँ कम लगानी है। इस तरीके से जो है ये डिपेंड करता है कंपनी वाले जो उसको बना रहे हैं। तो फिन्स ज़्यादा लगाने से, एल्युमिनियम ज़्यादा लगाने से उसकी कारकर्दगी बेहतर होती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि फिन्स इतनी करीब ना हो क्योंकि हवा का गुजर जो है उसके लिए मुश्किल हो जाए। और अब इसका इस्तेमाल देखिए कितना ज़्यादा है। अब रेफ्रिजरेटर में भी इसका इस्तेमाल है, डीप फ्रीज़र में भी इसका इस्तेमाल है, बड़े इलेक्ट्रिक वाटर कूलर में इसका इस्तेमाल है, डिस्प्ले कैबिनेट जो शीशों वाली मार्ट्स के अंदर पड़ी होती हैं उन तमाम के अंदर इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं। वॉक इन रेफ्रिजरेटर उससे कहेंगे जैसे एक छोटा कमरा है, उसके अंदर बंदा चल फिर सकता है, तो उसके साथ भी जो है फ्लैट कॉइल फिंस टाइप कंडेंसर का इस्तेमाल होगा। वॉक इन कूलर भी कहते हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। एक रीच इन रेफ्रिजरेटर है, यानी छोटा सा कमरा है जिसमें इंसान चल फिर नहीं सकता, बस चीज़ें रख सकता है, उसमें जगह बनी हुई है,
रैक बने हुए जहाँ चीज़ें रखनी हैं वो जगह ठंडी की जाती है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल है। दुनिया के जितने भी विंडो एयर कंडीशन हैं तमाम के अंदर इसका इस्तेमाल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये कुछ बंदे किताबें पढ़ के जो है ना वो अगली बात बता देते हैं। मैं किताबें पढ़ के नहीं बात बता नहीं रहा आपको, मैंने अपने हाथों से सारे काम किए हैं, हज़ारों विंडो एसी को इंस्टॉल किया है। तो मैंने देखा कि उसके अंदर कौन सा कंडेंसर है, फ्लैट कॉइल फिंच टाइप फोर्स कनेक्शन कंडेंसर है। ऐसे ही स्प्लिट टाइप एयर कंडीशन है, उनका जो आउटडोर यूनिट देखें उसमें फ्लैट कॉइल फिंच टाइप कंडेंसर है, साथ पंखा लगा हुआ, फोर्स कनेक्शन है। उसके अलावा जो है जो इन्वर्टर है उनके अंदर भी यही है। इसके अलावा जो बड़े स्प्लिट टाइप एयर जैसे फ्लोर शेडिंग अलमारी है, इनडोर जो है अलमारी की तरह खड़ा किया हुआ, बाहर आउटडोर जो वैसे ही है, उसमें वो फोर्स कनेक्शन है। ये डिज़ाइन किया हुआ, किसी ने इसको वर्टिकल वर्टिकल कर दिया है, किसी ने हॉरिजॉन्टल कर दिया है। वर्टिकल ऊंचा किया तो एक पंखे या दो पंखे लगा दिए हीट एग्जॉस्ट करने के लिए। अमेरिकन जो है उन्होंने ऐसा किया कि ऐसे कंडेंसर बनाया हुआ है, सी टाइप कंडेंसर बनाया हुआ है और एक साइड पर कंप्रेसर लगा हुआ है और पंखा ऊपर की तरफ लगा दिया है। तो अतराफ से हवा लेनी है, ऊपर की तरफ निकाल देनी है, हीट एग्जॉस्ट कर देनी है। तो कंडेंसर देखने में सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तकरीबन तमाम मालिक जो हैं इस काबिल हैं वो इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, चाइना में, पूरी दुनिया बना रही है। जो वहाँ का सेटिंग है ना वो पतली सेट करनी है, एक दफ़ा पैसे खर्च करने पड़ेगा, उसके बाद वो उसको आप बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से ये इसकी किरदार कारकर्दगी जो है पंखे की वजह से बहुत बेहतर होती है। और अगर पंखे की रफ्तार जो है उसकी रफ्तार कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, तो हीट एग्जॉस्टिंग कम हो जाती है, जिससे कूलिंग मुतासर होती है, कंप्रेसर बहुत गर्म हो जाता है। इसलिए पंखे की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। अगर पंखा बंद हो जाता है काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पंखा बंद होने से काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पंखा लगा हुआ है वहाँ 100% ही लगना चाहिए, उसके बगैर इस कंडेंसर को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से पंखा जो अगर रुक गया तो काम ख़राब हो गया। अब इसको इस्तेमाल करने वाले जो हैं, जैसे डीप फ्रीज इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्होंने क्या किया कि जहाँ से हीट खारिज होनी है उसको दीवार के साथ लगा दिया डीप फ्रीज़र को, नया डीप फ्रीज़र लेकर आए हैं। 2-3 दिन का कंप्लेन बन गई, जनाब ये कूलिंग सही नहीं कर रहा, ये कंपनी सही नहीं, ये नहीं है। अब वो सिर्फ इतनी गलती है कि उसको दीवार के साथ लगाया, वहाँ से हीट एग्जॉस्टिंग का मामला ख़राब है, उसको पीछे कर दें। इसी तरीके से आगे ला के चावल की बोरी रख दी, दाल की बोरी रख दी, चीनी की बोरी रख दी, कुछ ना कुछ आगे रुकावट डाल दी, हीट कैसे खारिज होगी। अब ये भी एक मसला होता है कि इसकी आगे जहाँ से हीट बाहर निकलनी है वहाँ स्पेस होनी चाहिए ताकि आसानी से हीट बाहर निकल जाए। ऐसे इसमें कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं बाद दफ़ा, जैसे घरों में डीप फ्रीजर पड़ा हुआ है, औरतें बाल संवारती हैं, बाल गिर गए, कोई धागे की नाली गिर गई, वो वहाँ पर पंखा चल रहा है, बाल भी चले गए, धागा भी चले गया, वो उसके साथ जो है ना वो लिपट गया, उससे पंखा जो उसकी स्पीड कम हो गई, यहाँ तक के बाद वो रुक गया। अब जब पंखा रुक जाएगा यानी उसकी मोटर जो है वो नहीं चल रही, जोर लगा रही है, तो वहाँ वो हिस्सा जो है गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कंडेंसर बहुत गर्म हो जाएगा, हीट ज़्यादा खारिज नहीं होगी, वही हीट इकट्ठी हो जाएगी और कंप्रेसर भी गर्म होगा, बंद होगा। कंप्रेसर के साथ पुर्जा लगा होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तब भी उसको बंद करा देता है, एम्पेयर बढ़ जाए तब भी। अब पंखा बंद होने से एम्पेयर ही बढ़ेंगे, गर्म भी होगा। बस सिर्फ इतना ही है कि वो फॉल्ट आ गया, आपके पास आ गया, कस्टमर ने देखा नहीं क्या वजह है, आपके पास आ गया, आप गए जाके देखा कि बाद वो तो पंखा जो है वो उसकी बॉडी गर्म हुई है मोटर की, तो पंखा जो रुका हुआ है अब उसको बंद करें, स्विच ऑफ करें, शू बाहर निकाल लें। पंखा जो है उसकी 2 तारें लगी हुई हैं साथ,
उनको खोलें। उसके बाद जो है उसके नीचे की तरफ नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो पूरा कंडेंसर फैन बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद जो है उसके परों को खोलें और धागे और बाल वगैरह बाहर निकाल दें। उसको अच्छी तरह साफ़ करें, परों को अलग धो लें, धो के खुश कर लें। और जो मोटर खोलें उसके दोनों बुशों को अच्छी तरह ऑयल दें, दोबारा फिट करके लगाना है। लेकिन इसी मौके पर अगर बेहतरी ये करें कि ब्लोअर के ज़रिए कंडेंसर को अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगर कंडेंसर ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गंदा है, तो फिर उसको पानी के ज़रिए वॉश करें। जब पानी के ज़रिए वॉश करना है तो सामने कंप्रेसर है, उसके 2 पुर्जे लगे हुए रिले और ओवरलोड जो है उनको रिमूव करें, उसका उसका कवर पीछे करें, उनको पीछे कर लें, उतार लें। अच्छी तरह धो के सारा साफ़ करके ब्लोअर के ज़रिए दोबारा उन पिनों पॉइंटों को खुश कर लेना जहाँ पर लेवलर लगी हुई थी। दोबारा दोबारा लेवलर लगा लेनी है, पंखे की दोबारा फिटिंग कर लेनी है, तारें दोबारा जोड़ लेनी है अच्छी तरह। उसके बाद उसको चलाएँगे। वही डिफ्यूज़र जो है, जो काम नहीं कर रहा था, वो काम करना शुरू कर दिया। हमने ना कोई गैस डाली है, ना कोई कंप्रेसर चेंज किया है, ना कोई रिले चेंज किया है, ना ओवरलोड चेंज किया है। इसी तरीके से बाद दफ़ा शॉपर वगैरह तो वो फंस जाते हैं, तब ये पंखा रुक जाता है, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ रेस्टोरेंट हैं उनमें चूहे वगैरह घूम रहे होते हैं, कोई चूहा वहाँ जाकर फंस गया, पंखा रुक गया, तब भी वो हीट खारिज नहीं होगी। तो उसको बंद करके उसको रिमूव करें और सफाई कर दें दोबारा। जो डिस्प्ले कैबिनेट्स हैं बड़ी, उनमें भी अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब अगर कस्टमर को ये खुद पता हो तो वो उसने खुद ही इसको काम कर लेना है। इसलिए पंखे का चलना ज़रूरी है। कंडेंसर से हीट खारिज करेगा तो कूलिंग होगी, अगर कंडेंसर से हीट खारिज नहीं करेगा कूलिंग नहीं होगी। इसीलिए जो एयर कंडीशनर्स हैं उनकी सर्विस बहुत ज़रूरी है। सर्विस के अंदर कंडेंसर की सफाई बहुत ज़रूरी है। पंखे को साफ़ कर लेना, परों को साफ़ कर लेना, लेकिन उसकी जो फिन्स हैं, फिन्स के अंदर गर्दों गुबार नहीं होना चाहिए। बहुत तेज़ प्रेशर के ज़रिए, अब तो वो आ गए हैं प्रेशर गन्ने वगैरह आ गई हैं, ठीक है ना। बहुत तेज़ प्रेशर होता है, उसके ज़रिए वो उसकी आपने सफाई कर लेनी है, मट्टी वगैरह गंदगी निकाल देनी है अच्छी तरीके से। तो अब जो है जितनी सफाई कंडेंसर की होगी, पंखा सही स्पीड का चलेगा तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो एयर कंडीशन जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं उसको सर्विस करवाते हैं। मेरी बात को गौर करना, गुस्सा नहीं करना। एयर कंडीशनर को गर्मियों के आखिर में सर्विस करवाना चाहिए, ना कि शुरू में सर्विस करवाना चाहिए। आखिर में सर्विस कराने के बाद उनको कवर कर दें। जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू हो, ठीक है, कवर रिमूव करें, एसी चला दें। अब कई लोग ये भी गलती करते हैं, स्प्लिट टाइप एसी हैं, उनको जैसे सर्दियों में बंद किया, ऊपर कवर हटा दिया, उसका फ़ायदा नहीं कोई भी, गंदगी तो अंदर पड़ी हुई है। तो जैसे ही ऑफ सीज़न हो, एट द एंड ऑफ समर, जब आपको पता लग जाए आपने एसी इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आप ऐसे करें कि उसको सर्विस करवा के ड्राई करके उनको कवर चढ़ा दें। जब गर्मियाँ शुरू हों, नो नीड टू सर्विस अगेन, जस्ट रिमूव द कवर एंड स्टार्ट द एसी। इस तरीके से रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, डिफ्यूज़र हैं, डिस्प्ले कैमरा, उनकी सर्विस जो है वो गर्मियों के आखिर में करवाएं। टेक्नीशियन के पास भी कहाँ टाइम होता है, वो सुकून के साथ काम, अफरा तफरी में काम नहीं करेगा। अब होता ये है कि गर्मियाँ जैसे ही शुरू हुई, सब लोग आ गए। अब टेक्नीशियन जो है एक वक्त में एक बंदे का काम करेगा और 14 बंदे आ गए हैं। अब एक बंदे का काम खत्म करेगा, फिर दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा। 14 बंदे का काम तो कर ही नहीं सकता वो, किसके साथ काम, कितना टाइम देगा। इस तरीके से लगा रहता है, रात 11-12 बज जाते, 1 बज जाता है बेचारा, फिर अगले दिन भी ऐसे हो जाता है। तो वो भी डिस्टर्ब होगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे। तो बेहतर यानी इस तरीका का जो स्मार्ट वे ये है कि एट द एंड ऑफ सीज़न आप उन सर्विस करवाएं, और उसमें कंडेंसर की सफाई बहुत अहम है। और पंखे के परों को सफाई, मोटर जो है उसको देख लेना है, ठीक है ना। अगर तो बैरिंग वाली है तो फिर तो उसको कुछ नहीं करना। अगर वो बुशों वाली मोटर है तो खोल के बुशों को ऑयल देना है। बाज़ मोटरों में ऐसी ऑप्शन है, जैसे अमेरिकन एसी हैं, अमेरिकन एसी जो हैं उनकी मोटर के ऊपर 2 सुराख होते हैं, उन पर कैप लगे होते हैं। उन कैप को खोलना है, ऊपर से लुब्रिकेट कर देना, बंद कर देना है। तो चंद ड्रॉप्स दोनों साइडों पे हैं, यानी मोटर के दोनों साइडों ऊपर की तरफ, उनको खोल के आप
दे दें, 10-10, 12-12 ड्रॉप्स डाल दें, 2-3 साल के लिए ज़रूरत ही नहीं है फिर। अगर ऐसे लुब्रिकेट करते जाएं, कई साल तक मोटर ठीक रहती है, 25-25, 30-30 साल तक चलती हैं। और वो ऐसी मोटर होती हैं, अगर उनको पानी डाल जाए, उनको ड्राई कर दें, कुछ नहीं होता। लेकिन जापानीज़ जो हैं, जो मोटर बना रहे हैं, अगर उनको पानी डल गया, जैसे आपने चलाया, मोटर जल जाएगी। बहरतौर ये मैंने आपको मालूमात दी हैं फ्लैट कॉइल फिंस टाइप फोर्स कनेक्शन कंडेंसर के बारे में। जहाँ से शुरू होना है, तो ये देखें डिस्चार्ज लाइन है और इसमें वेपर्स हैं, हाई प्रेशर वेपर हैं और हाई टेम्परेचर वेपर्स हैं। जैसे ही वो एंड पे पहुंचेगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और लिक्विड हालत में आ जाएगी। यहाँ से रेफिनेट जो है वो एफएम कंट्रोल की तरफ जाएंगी। अगर ड्राई लगा तो ड्राई लगा होगा। बहरतौर आज हमने कंडेंसर का चैप्टर को ख़त्म किया है, तो उसके बाद जो अगला चैप्टर जो होगा, पहले हमने कंप्रेसर के बारे में पढ़ लिया, फिर कंडेंसर। लेकिन कंडेंसर की बाकी 3 किस्में रहती हैं। एयर कूल्ड कंडेंसर हमारे ख़त्म हो गए। वाटर कूल्ड कंडेंसर की 3 अक़साम हैं, शैलन ट्यूब, शैलन कोयल और डबल ट्यूब। कम्बिनेशन जो है उसकी 2 किस्में हैं और इलेक्ट्रोटिक 1 किस्म है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।